हेलो स्टूडेंट्स, मैं अदिति चौधरी स्वागत करती हूँ आपका प्रतिस्पर्धा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है हमारा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, तो आज हम करने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो फटाफट बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। देखिए, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। जो हमारा द्रवित सोडियम होता है वो विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आयन, मुक्त अणु या सोडियम तथा क्लोरीन के परमाणु। तो बताओ क्या होगा द्रवित सोडियम के अंदर जो धारा का प्रवाह करता है? आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है बताइए। देखिए, जो हमारा द्रवित सोडियम होता है ना, उसमें जो हमारे मुक्त आयन होते हैं उनके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है वो हो जाएगा राइट आंसर। आंसर हो जाएगा मुक्त आयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। इस यानी कि हाइड्रोजन के जैसी प्रवृत्ति कौन रखता है? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो कैसी प्रवृत्ति दिखाएगा? हीलियम की तरह। भाई हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, अब उसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। दो इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? हीलियम के पास होते हैं, तो हाइड्रोजन हीलियम वाली प्रवृत्ति दिखाएगा। अब ये कह रहा है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति जो होती है वो फिर किस तरह से होती है? वो क्षार धातुओं की होती है, अक्रिय गैसों की होती है, क्षारीय मृदा धातुओं से होती है या फिर हैलोजनों की होती है? दो इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे तो वो कैसी प्रवृत्ति दिखाएगा? तो आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? हीलियम के पास होते हैं, और हीलियम किस में आता है? अक्रिय गैसों में आता है। तो इसलिए इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर, अक्रिय गैसों से। नेक्स्ट देखिए, इसमें धनायन तब बनता है जब, ये बताना है आपको धनायन कब बनता है। धनायन समझते हो? जैसे आपका कोई भी एलिमेंट था, जैसे सोडियम लिया था वो Na+ होता है, Mg2+ होता है, एल्यूमिनियम +3 होता है। ठीक है, तो ये +1 +2 +3 ये क्या है? धनायन ही है ये हमारे, ये धनायन ही है सारे। तो इन्होंने पूछा है कि धनायन कब बनता है। अब देखिए, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब धनायन बनता है, या फिर परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है या फिर त्याग करता है तब धनायन बनता है। परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है, परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि धनायन कब बनता है और ऋणायन कब बनता है। अगर आपने अभी तक केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वीडियो जरूर देखना। ठीक है, अब यहाँ पे आओ वापस क्वेश्चन पे। एक धनायन तब बनता है जब वो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, उसके पास क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की, और उसके ऊपर उतना ही धनावेश आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लो। इसमें परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है या फिर त्याग करता है तो वो क्या बनेगा? धनायन बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम है। आयनों से बनकर जो यौगिक तैयार होता है, वो यौगिक जो आयनों से बनता है उसका सामान्य जो नाम है वो क्या होगा? विद्युत संयोजक, सह संयोजक, उप सह संयोजक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा बनेगा इसमें बताओ? आयनों से बनने वाला जो यौगिक होता है उसका नाम क्या नाम होगा? देखो, आयन हमारे क्या होते हैं? जैसे हमारा आयनिक बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? उनमें बहुत ज़्यादा आकर्षण बल पाया जाता है, और उनको हम किसी और नाम से भी जानते हैं। वो क्या होते हैं? वैद्युत सहसंयोजक, यही होते हैं ना। तो इसमें ऑप्शन देखो क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, वैद्युत संयोजक। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि जो हमारे आयनों से बनने वाले यौगिक होते हैं उनको हम वैद्युत संयोजक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है, क्योंकि ये बताना है आपको कि हाइड्रोजन क्लोराइड तो एक गैस है परंतु जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बंध बनाता है तो वो निम्न क्वथनांक वाला एक द्रव होता है। ऐसा क्यों होता है ये बताना है आपको। देखो, HF बंध प्रबल होता है, इस वजह से HF बंध दुर्बल होता है, इस वजह से हाइड्रोजन बंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं, या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड एक दुर्बल अम्ल है। तो चारों में से जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन बंध के कारण जो अणु होते हैं वो संगुणित हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें 6 क्वेश्चन है हमारे पास, सहसंयोजक यौगिकों के द्रवनांक तथा क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं ना हमारे, उनके जो क्वथनांक और जो गलनांक होते हैं या जो द्रवनांक होते हैं वो कैसे होते हैं, निम्न होते हैं। क्यों निम्न होते हैं, ये कम क्रियाशील होते हैं, जल में इनका आयनन नहीं होता, ये प्राय जल में अविलय होते हैं, इनमें अंतरा आणविक बल कमजोर होते हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं उनका द्रवनांक और क्वथनांक कम क्यों होता है, कम इसलिए होता है क्योंकि ये जो क्रियाशीलता होती है इनकी वो बहुत कम होती है। तो ऑप्शन देखो इसमें, ये कम क्रियाशील होते हैं, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th, ये था आपका इथिलीन। अणु की प्रकृति होती है, थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसमें इथेनॉल नहीं है, ये इथिलीन है ना। इसके क्वेश्चन क्या है, इथिलीन अणु की प्रकृति होती है, किस टाइप की प्रकृति होती है, एक रेखीय होता है, चतुष्फलकीय होता है, समतल त्रिकोणीय होता है या फिर अष्टफलकीय होता है, किस टाइप का होता है ये बताना है आपको। तो देखो यहाँ पे जो आपका इथिलीन होता है ना वो होता है समतल त्रिकोणीय, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है। जो हमारे सहसंयोजी बॉन्ड होते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, वो कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन पूर्ण अंतरण के कारण, इलेक्ट्रॉन के आंशिक अंतरण के कारण, इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण या फिर इलेक्ट्रॉन के दान के कारण। देखो जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं है ना, कैसे बनते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं ना, समझाया था आपको। जो आयनिक बंध होते हैं वो तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन देना या फिर इलेक्ट्रॉन लेना, ऐसे बनते हैं। पर जो हमारे सहसंयोजी बंध होते हैं वो कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने से बनते हैं। अब इसमें देखो, इलेक्ट्रॉन पूर्ण अंतर या आंशिक अंतर के कारण तो हो नहीं सकता, ना ही इलेक्ट्रॉन के दान के कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण होते हैं हमारे सहसंयोजी आबंध। ओके, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस यौगिक में हाइड्रोजन बंध विद्यमान है। हाइड्रोजन बंध बताना है आपको किस में विद्यमान है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में, हाइड्रोजन क्लोराइड में या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड में या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसमें देखो आपका जो हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें तो HF, हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करें तो HCl, हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करें तो HI और नन। तो इसमें जो आपका हाइड्रोजन बंध विद्यमान होता है वो विद्यमान होता है आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड में। ओके, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, सहसंयोजक यौगिक बताना है कि कौन सा है। तो बताइए कौन सा है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बताओ चारों ऑप्शन में से सही उत्तर जो है इसका वो कौन सा होगा। देखो बताना क्या है, सहसंयोजक यौगिक बताना है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चारों में से जो आपका सहसंयोजक यौगिक है वो है कार्बन
टेट्राक्लोराइड, ठीक है, CCl4। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपका। अब देखो, जैसे हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि धनायन जो होता है वो कैसे बनता है ना, अब हम क्या बताना है कि ऋणायन कब बनता है। देखो, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब ऋणायन बनता है, या फिर परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तब बनता है, परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है तब बनता है, या फिर परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन भी है, पर वही है कि जिसको आता होगा वही बता पाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आता है, इसका मतलब क्या है, ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लेता है तब इसके पास माइनस चार्ज आता है। तो वही चीज आप ऑप्शन में ढूंढो। परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ग्रहण तो करता ही है, सीधी सी बात है। उसके बाद परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, तो खोता नहीं है। परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है, बाहर से भी धनावेश नहीं आता। परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकल जाते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, तब उस पे क्या आता है, ऋणावेश आता है। ओके, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए, धनायन तब बनता है जब, वही सेम चीज जैसे अभी हमने ऋणायन देखा वैसे ही धनायन। ऋणायन कब बनता है, जब वो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेता है, और धनायन कब बनता है, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ऑप्शन ढूंढ लो अब इसमें। परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये नहीं होगा। परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, ये हो सकता है। परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है, ऐसा भी नहीं होता। परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकल जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विद्युत संयोजक बंध बनता है। विद्युत संयोजक बंध या फिर कहें आयनिक बंध की बात हो रही है, वो कब बनता है ये बताना है आपको। देखो, धनाविष्ट आयनों के बीच विद्युत संयोजक बंध बनता है, या फिर ऋणाविष्ट आयनों के बीच विद्युत संयोजक बंध बनता है, विपरीत आविष्ट आयनों के बीच बनता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि भाई जो विद्युत संयोजक बंध होता है ना, हमारा जो आयनिक बंध होता है वो कब बनता है, ये बताना है आपको। देखो, हमारा जो आयनिक बंध होता है वो ना तो हमारा सिर्फ धनायनों के बीच बनता है, ना सिर्फ ऋणायनों के बीच बनता है। जब उसका नाम ही आयनिक बंध है तो वो अलग अलग आयनों के बीच ही तो बनेगा, है ना। एग्जाम्पल क्या है, NaCl इसका सबसे इजी एग्जाम्पल है आयनिक बंध का, जिसमें हमारा जो Na होता है वो धनावेशित होता है और जो Cl होता है वो क्या होता है, ऋणावेशित होता है। दोनों के बीच में जो बंध बनता है वो कैसा बंध होता है, विद्युत संयोजक या फिर कहें आयनिक बंध होता है। तो ये एक आवेश और एक ये आवेश, दोनों कैसे विपरीत है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो विपरीत आवेशित आयनों के बीच जो बंध बनता है उसको विद्युत संयोजक या फिर आयनिक बंध कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें विद्युत संयोजक बंधन है, ये बताना है कि चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इसमें से विद्युत संयोजक बंध बताना है कि किसमें बनता है विद्युत संयोजक बंध। ऑक्सीजन अणु में, मिथेन में, या फिर आपके नाइट्रोजन के अणु में, या फिर सोडियम ब्रोमाइड में। चार ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन में बताना है आपको। क्या बताना है, विद्युत संयोजक बंध बताना है कि भाई बनता किसमें है। देखो, ऑक्सीजन अणु, मिथेन, नाइट्रोजन का अणु, या फिर सोडियम ब्रोमाइड। तो ऑक्सीजन अणु तो आपका जो होगा वो O2 है। क्या है, O2 है ना, ऑक्सीजन अणु O2। उसके बाद मिथेन CH4, फिर नाइट्रोजन का अणु तो N2 ही होगा। उसके बाद सोडियम ब्रोमाइड Na, सोडियम और ब्रोमाइड। और विद्युत संयोजक बंध की बात हो रही है ना, तो विद्युत संयोजक बंध आपका बनेगा सोडियम और ब्रोमाइड में, क्योंकि सोडियम कैसा होता है, प्लस चार्ज होता है सोडियम के ऊपर, और जो हमारा ब्रोमीन है उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, जो ब्रोमाइड है सोडियम के साथ मिलकर ब्रोमाइड बना, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज दोनों को मिलके क्या बना सकते हैं, आयनिक बंध बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें मीथेन के अणु में है, मीथेन के अणु में क्या है भाई, सूत्र पता होगा मीथेन का तो कर पाओगे। मीथेन का सूत्र क्या होता है,
CH4, यही होता है ना। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है बताओ। कार्बन का जो हमारा होता है, कार्बन कितने नंबर पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 6 नंबर पे, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है। 2s2, 2p2। अब ये भरेंगे कैसे? 2 और 4 अष्टक के नियम के अनुसार ऐसे भरे जाएंगे। ये हमारे क्या हो गए? संयोजी इलेक्ट्रॉन, यही हो गए ना संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कितनी वैलेंसी हुई? मैंने बताया था 4 हो या फिर 4 से कम होंगे अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो वही क्या हो जाएगी? उसकी संयोजकता हो जाएगी। तो कार्बन की संयोजकता कितनी? 4। तो ये बंध कितने बना सकता है? 4 बंध बना सकता है। ये 4 बंध हाइड्रोजन से बना लेगा। अब कैसे बंध दिख रहे हैं ये आपको? ये कैसे बंध हैं? 4 तो इसके पास है। ये एक सेकेंड, ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये तो किसके हैं? कार्बन के हैं, है ना। अब यहाँ देखो 1, 2, 3 और 4, ये किसके? हाइड्रोजन के। 4 और 4 कितने हो गए? 8। तो इसने पूरा कर लिया अपना, 8 चाहिए थे इसको, 8 हो गए। तो कैसे बंद दिख रहे हैं इसमें भाई? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल ही है ना। कैसे? एकल सहसंयोजक बंध है, एक एक बंध है और इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो कैसे होंगे? एकल सहसंयोजक होंगे। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऋणायन तब बनता है जब, ये हमने अभी डिस्कस किया था क्वेश्चन, ऋणायन कब बनेगा? जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तब वो क्या बनेगा? ऋणायन बनेगा। भाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो नेगेटिव फील करेगा, और नेगेटिव फील करेगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ऋणायन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति बतानी है आपको। CCl4 की आकृति कि कैसी होती है? पिरामिडल होती है, वर्गाकार समतलीय होती है, चतुष्फलकीय होती है, या फिर विकृत चतुष्फलकीय होती है? कैसी आकृति होती है? देखो, जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ना, उसकी जो आकृति होती है वो होती है चतुष्फलकीय, ठीक है। CCl4, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, रैखिक संरचना वाला यौगिक है। रैखिक संरचना मतलब लीनियर स्ट्रक्चर। अब ये तो कहोगे मैम हिंदी का इंग्लिश कर दिया, रैखिक संरचना मतलब लीनियर स्ट्रक्चर। अरे लीनियर मतलब लाइन में जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रैखिक स्ट्रक्चर। जो एकदम सीधा स्ट्रक्चर है, ऐसे 3D में नहीं है, और 2D में तो है ही चलो, बट 3D में नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं रैखिक स्ट्रक्चर। तो इसमें से किसका रैखिक स्ट्रक्चर है वो बताना है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का? किसका है रैखिक स्ट्रक्चर, ये बताना है। देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इनका तो रैखिक स्ट्रक्चर होता नहीं है। रैखिक स्ट्रक्चर होता है आपका CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजिता तथा उप सहसंयोजिता वाले आबंध हैं। सारे ही आबंध बताने हैं एक ही यौगिक में, ठीक है। कैसे हैं? आयनिक भी हैं, सहसंयोजक भी हैं और उप सहसंयोजक भी हैं, तीनों ही हैं। वो वाला बताना है आपको कौन सा है। पानी है, अमोनियम क्लोराइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, ये बताना है। तो देखो, इसमें जो आपका ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन आएगा इसमें कि तीनों आने चाहिए, तीनों जो बंद है वो आने चाहिए। तो पानी में होंगे या फिर किस में होंगे? तो ये आपके होते हैं अमोनियम क्लोराइड में, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड में आपके ये बंद पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो,
जल के अधिक क्वथनांक का कारण है। जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? इसकी विशिष्ट ऊष्मा है, इसका अधिक डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक है, या फिर जल के अणुओं का कम वियोजन है, या फिर जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन है। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल के अधिक क्वथनांक का कारण बताना है आपको। क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, चूज करके एक बता दो फटाफट इसमें से कि क्या होगा। जल के अणु का क्वथनांक जो होता है उसका कारण बताना है। जल का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता क्या है? H2O होता है। अब H2O में कैसे बॉन्ड होते हैं बताओ? पता है H2O में कैसे बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम सुना है? सुना है? अब यहाँ पे आओ, देखो इसकी विशिष्ट ऊष्मा नहीं होती, इसकी वजह से कुछ नहीं होता। इसका अधिक डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक, ये भी नहीं होगा। जल के अणुओं का कम वियोजन, ये भी नहीं है। जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन, ये इसका कारण है। ओके, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें, ये हमने अपना फर्स्ट शायद जो क्वेश्चन था वो यही किया था कि द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होते हैं। एक बार चलो वापस से रिपीट हो गया, बट पीछे मत देखना और यही इसका आंसर देना। इससे आपको ये तो पता लगेगा कि क्लास आपको कितनी क्वेश्चंस कितने माइंड में बैठ रहे हैं, कितने समझ आ रहे हैं, कितने आप लर्न कर सकते हो क्वेश्चन। तो क्या वजह होगी इसकी बताओ? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आयन, मुक्त अणु, या फिर सोडियम तथा क्लोरीन के परमाणु, क्या होगी इसकी वजह? पहले भी बता चुकी हूँ इसको। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मुक्त आयन। मुक्त आयनों की वजह से क्या होगा? विद्युत धारा का प्रवाह होगा। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ये आपका हो जाएगा अक्रिय गैसें, ऑप्शन बी। समझा चुकी हूँ इसको। नेक्स्ट देखो, सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? तो सहसंयोजी जो आबंध होता है वो बनता है आपके इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनिल अणु की प्रकृति होती है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हम कर चुके हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। एक बार चेक करते हैं इसको, ये पढ़ चुके हैं हम पहले, है ना? चलो एक बार देख लेते हैं फिर भी, ठीक है? वापस से देख लेते हैं ये। तो देखो, इथेनिल जो आपका था, इथिलीन, इसमें आएगा आपकी समतल त्रिकोणीय जो होती है वो होती है। नेक्स्ट देखो, सहसंयोजक यौगिकों के द्रवनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं, इस वजह से। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है क्योंकि, अब हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो एक गैस है और हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है क्योंकि जो इसके अणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं? संगुणित हो जाते हैं। ठीक है, रिवीजन चल रहा है भैया। देखो, आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम है। आयनों से बना अगर कोई यौगिक है तो उसका नाम क्या होगा? वैद्युत संयोजक। ठीक है, वैद्युत संयोजक ही होगा। आगे देखिए, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 16 वाले तत्व को किस वर्ग में रखा जाएगा? ये क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, रिवीजन वाले क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर आवर्त सारणी में किसी जो आपका तत्व है, कोई आपका एलिमेंट है, उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 16 है, तो उस तत्व को किस वर्ग में रखा जाएगा? तो जैसा कि हमने आवर्त सारणी पढ़ चुके हैं हम, है ना? आपको आती भी होगी आवर्त सारणी बनानी, तो इतना तो आपके माइंड में देखते ही आ जाना चाहिए कि परमाणु क्रमांक जो 16 है वो कौन से वर्ग में आएगा, क्योंकि पढ़ चुके हो आप आवर्त सारणी। पर यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। देखो, परमाणु क्रमांक कितना है भाई? 16 है। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक बार, हमारा शुरू होता है हाइड्रोजन, पहले नंबर पे आता है, हीलियम इस साइड आता है दूसरे नंबर पे, फिर यहाँ पे आता है लिथियम तीसरे नंबर पे, फिर आता है हमारा बेरिलियम,
चौथे नंबर पे इधर आता है हमारा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये 2। अब देखो यहाँ पे ये हमारा आ गया बोरोन। बोरोन में कितने ऐड करोगे? +8 ऐड करोगे, सिखाया था ना ये आपको। बोरोन में कितने ऐड करोगे? +8 ऐड करोगे। ऐसे करके कर सकते हो अगर आवर्त सारणी आती है तो, नहीं तो दूसरा तरीका भी बताते हो। ठीक है, +8 ऐड करोगे, कितने हो गए? 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 नंबर पे हमारा आता है एल्यूमिनियम, फिर यहाँ 14, यहाँ 15 और यहाँ 16। अब ये वाला देख लो भाई, ऑक्सीजन वाला देख लो। ऑक्सीजन का हमने कैसे याद किया था? ग्रुप ऐसे किया था, ओल्ड स्टाइल से टिपो ऐसे याद किया था। तो ये हमारा कितने नंबर पे आएगा? 16 नंबर पे। कौन आता है? सल्फर। और वर्ग क्या हो जाएगा? ये होता है हमारा 18वां वर्ग, और नोबल गैस वाला। फिर हेलोजन वाला होता है 17वां, और ये हो जाएगा आपका 16वां वर्ग। तो यहाँ पे वर्ग 16 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व की वर्ग संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या और संयोजकता क्रमशः है, ये बतानी है। एक बार इसमें एक चीज और देख लो, दूसरा तरीका बता देती हूँ। इसमें 16 है ना परमाणु क्रमांक, ठीक है, ये है 16। तो हमें नहीं पता 16 भाई किसका है, हमें नहीं पता 16 नंबर पे कौन आता है। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p। कितने होंगे? ये हो गए 10, 12 और कितने बचे हमारे पास? 4। तो ये बच गए 4। किस में आ रहा है? p में आ रहा है। अब ये देख लो 3s2, 3p4 किसका होता है? ये तो देख सकते हो, ये भी आवर्त सारणी याद होगी तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, 3s2, 3p4 किसका होता है ये पता होना चाहिए। वैसे तो आपको 1 to 30 तो लर्न ही होने चाहिए एलिमेंट्स, हाइड्रोजन से लेके और जिंक तक के तो लर्न ही होने चाहिए, याद ही होने चाहिए। 31 से अगर कोई आ रहा है तो फिर आप पीरियोडिक टेबल का यूज करो। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व की वर्ग संख्या बतानी है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या और संयोजकता बतानी है। अब देखो यहाँ देखो परमाणु क्रमांक कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 17। 17वें नंबर पे कौन आता है हमारा? 17वें नंबर पे आता है क्लोरीन। क्लोरीन ही आता है ना 17वें नंबर पे। ठीक है, अब क्लोरीन आता है 17वें पे, तो वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 18 पे तो हमारे आते हैं नोबल, और फिर 17 पे हमारे आते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, तो 17वें वर्ग में आएगा। फर्स्ट आंसर हमें मिल गया 17। अब देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन बताने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे बताओगे? 2, 8 एंड 7 ऐसे ही तो भरोगे, पहले 2 फिर 8 और बचे कितने? 7। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे? 7। इसके बाद संयोजकता, अब संयोजकता कितनी हो जाएगी भाई? ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा ही, देगा थोड़ी एक इलेक्ट्रॉन, मतलब दे सकता है पर अपने साथ किसी को थोड़ी देगा, एक ही तो किसी से ले लेगा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी इसकी? 1। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। समझ में आया? समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन खोने के बाद स्थिर हो जाएगा? कौन सा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन खोने के बाद स्थिर हो जाएगा? देखो भाई, हीलियम है, आयोडीन है, सोडियम है या ऑक्सीजन है, ये बताना है आपको, है ना। तो इसमें से जो आपका सही उत्तर है वो होगा सोडियम, क्योंकि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है 11, और जब 11 को हम फिल करेंगे तो 2, 8 एक करके फिल करेंगे, एक एक्स्ट्रा बचेगा, अगर वो त्याग कर देगा उसका तो वो कैसा हो जाएगा? आपका स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, X में 9 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं, यह है
ये बताना है क्या है। 9 प्रोटॉन कितने हैं, 9, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। अब तुम इसी से हिसाब लगा लो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है ना। परमाणु क्रमांक में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। हमने पढ़ा है जब हमने परमाणु संरचना वाला चैप्टर पढ़ा था अपना, उसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से समझी थी। अब इसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर तो नहीं है, इसमें सॉरी प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ज़्यादा है, होने कितने चाहिए 9 और है कितने हैं 10। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है मतलब इसने बाहर से इलेक्ट्रॉन लिया है। अब बाहर से इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्या बनेगा, ऋणायन बन जाएगा। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अणु में सहसंयोजक बंधन शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ये बताना है कि चारों में से कौन सा वो अणु है जिसमें सहसंयोजक बंध नहीं होते आपके। H2O है, CCl है, NaCl है या फिर O2 है। ये है O2 है ना। तो कौन सा है जिसमें आपके सहसंयोजक बंधन जो है वो शामिल नहीं है। तो देखो H2O, CCl या फिर O2 की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है NaCl, और NaCl बहुत कॉमन एग्जाम्पल है आपके आयनिक बॉन्डिंग का, है ना। क्योंकि Na+ और Cl- में हमारे क्या बन रहे हैं, आयन्स बन रहे हैं और इनकी आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो हमारा ये तो है ही आयन्स वाला, तो हमें और ऑप्शन ही क्यों देखना है, जो हमें सामने ही दिख रहा है तो हम उसी को ही टिक मार्क कर देते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अणु के निर्माण में आयनिक बंधन शामिल नहीं है। कौन सा अणु है जिसके निर्माण में आयनिक बंधन नहीं होता, यानी कि सिंपल ये बताना है कि किसमें आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती, आयनिक बॉन्डिंग के अलावा बॉन्डिंग होती है। तो आपके दिए हुए ऑप्शन LiCl, MgO, SnCl4 और H2O। तो ये बताना है कि आयनिक बंधन के अलावा सहसंयोजक बंधन हो रहा है या किसमें हो रहा है, या फिर आयनिक बंधन किसमें नहीं हो रहा, ये बताना है आपको, सिंपल। तो इसमें भी सामने देख के ही पता कर सकते हो कि हमारा जो आयनिक बंधन है वो किसमें नहीं हो रहा। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, है ना। क्वेश्चन क्या किया था कि जो आपका H2O है इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है तो आयनिक बॉन्ड कहाँ से होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्लोरीन अणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है। क्लोरीन अणु की बात हो रही है, क्लोरीन अणु मतलब Cl2। ठीक है, इसमें अब Cl कितने नंबर पे आता है हमारा, Cl परमाणु क्रमांक कितना 17, और दूसरे Cl का भी कितना हो जाएगा 17, और 17 और 17 कितने होते हैं 34। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर 34। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन आयनिक बंध का गुण नहीं है। कौन सा आयनिक बंध का गुण नहीं है। देखो आयनिक बंध का गुण कौन सा नहीं है। आयनिक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है और इलेक्ट्रॉन लिए भी जाते हैं, पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं होती। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी का ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, आयनिक यौगिकों में बंध का कारण है। आयनिक यौगिकों में बंध का कारण क्या होता है भाई, आयन जब बनते हैं ना तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव बनते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ना बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, तो वही कारण होता है बंध बनने का। अब यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी तो होती नहीं है, प्रतिकर्षण बल भी नहीं होगा। प्रतिकर्षण कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, और आकर्षण बल होता ही है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, एक अणु में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड किसमें होगा, जितने आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ना, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इसमें से वो बताना है आपको जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड आपका होता है नाइट्रोजन में, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक आयनिक यौगिक का विशिष्ट गुण नहीं है। कौन सा एक आयनिक यौगिक का विशिष्ट गुण नहीं है। उच्च गलनांक, गलित और जलीय विलयन अवस्था में विद्युत का संचालन करना, पानी में अघुलनशील या फिर पानी में
सेम ही होगा ये, घुलनशील अघुलनशील, है ना। अब इसमें देखो 42 जो क्वेश्चन है आपका, इसको एक बार आराम से पढ़ो और फिर समझो कि भाई पूछ क्या रहा है 42 में। तो पानी में अघुलनशील या पानी में घुलनशील विशिष्ट गुण नहीं है। गलित और जलीय विलयन में उच्च गलनांक, ठीक है। गलित और जलीय विलयन में अवस्था में विद्युत का संचालन करता है, पानी में अघुलनशील है। ये तो सेम ही हो गए आपके दोनों ऑप्शन, है ना। घुलनशील होगा तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। घुलनशील जो है वो आपका इसमें विशिष्ट गुणों में नहीं आएगा, क्योंकि जो आयन है हमारे वो तो पानी में घुलते ही हैं, वो तो घुलनशील ही होते हैं। जो आयनिक फॉर्म होती है वो कैसी होती है, घुलनशील होती है। नेक्स्ट देखो, दो परमाणुओं को जोड़ने वाले द्विबंध में कितना साझा होता है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, ये बताना है आपको। दो परमाणु हैं बाई चांस आपके, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास है ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है। अब एक जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। तो इसमें हमारे कितने हो जाएंगे, 2 और 6, है ना। ऐसे ही होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। फिर ऐसे ही करोगे, 2 और 6 करके फिल करोगे। इसको लिखोगे कैसे, 1 2 1 सेकेंड। ये एक ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गए, ठीक है। अब दूसरा ऑक्सीजन देख लेते हैं। ये दूसरा ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसके पास 6 है, इसके पास भी 6 है, इसको भी अपने 8 करने हैं, इसको भी 8 करने हैं। तो ये क्या करेगा, ये वाले 2 और ये करेगा ये वाले 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि दो परमाणुओं को जोड़ने वाले द्विबंध में इलेक्ट्रॉन का साझा कितना होता है। तो भाई एक जो बंध होता है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाले, और दूसरे में भी कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो परमाणुओं को जोड़ने वाले द्विबंध में, ये हमने अभी किया है, ठीक है। अगला देखिए, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ जो हमारे केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन है ना वो खत्म होते हैं। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं, कौन से यौगिक में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, किस में आपके हाइड्रोजन बंध होते हैं और ये किस प्रकार के होते हैं, बस ये स्ट्रॉन्ग होते हैं या ये वीक होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके नहीं पूछे जाते। तो जितने भी क्वेश्चन थे चैप्टर से रिलेटेड वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इससे पहले वाली केमिकल बॉन्डिंग की क्लास ज़रूर देखना, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और फिर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट आसानी से कर पाओगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।